टाइगर जी कहते हैं कि मैं अगर जल्दी उठकर चला जाऊं तो बुरा मत मानिएगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कम समय आप लोगों को दूं। मेरा स्वभाव में वो स्वभाव नहीं है कि मैं कम समय में आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान दूं। मेरा मेरा भी मन करता है कि आप लोगों से जो है काफ़ी लंबे समय तक बात करूं, लेकिन स्वस्थ न ठीक होने के कारण वे उतना समय नहीं दे पाते। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें 15 मिनट कहा था, लेकिन याद रखो बच्चों, उन्होंने 45 मिनट उनसे वार्तालाप की, यानी 45 मिनट्स उन्होंने जो है उनसे बात की। आगे देखिए, आगे पंक्ति में क्या कहते हैं, हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, तो देखिए, मान लीजिए अगर हम कहीं मुंबई शहर या कहीं घूमने के लिए गए और वहां पर हमें पता चले कि इस फिल्म की शूटिंग यहां हुई है, तो हम क्या करते हैं, खुशी खुशी उस चीज़ों को देखने की प्रयास करते हैं कि अरे यहाँ पर बाहुबली की या कोई और पिक्चर की जो शूटिंग हुई है, यहाँ पर यहाँ ऐसा हुआ होगा, वहाँ से वहाँ ऐसा हुआ होगा, यानी हमारे मन में कल्पनाओं की दृष्टि बढ़ने लगती है। तो लेखक है, लेखक को किस बारे में विचार है, लेखक ये सोचता है कि गुरुदेव इस कमरे में बहुत देर तक ठहरे हुए थे। अब यहां पर देखिए, हम सेलिब्रिटी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन साहित्यकारों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये सोचते हैं कि गुरुदेव यहां रुके होंगे, इस कमरे को हाथ लगाया होगा, इस कांच को हाथ लगाया होगा, यानी इनके मन में जो है प्रश्न अलग अलग तरह से निर्माण हो रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ओह, मुझे तो वो बात याद आ गई कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकतर भाग इसी कमरे में बैठकर लिखा है। देखो, जो गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला था, पहला नोबेल पुरस्कार गीतांजलि इस उपन्यास को मिला था, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ था। और वो कहते हैं कि ये मुझे एक बात याद आई है कि इस कमरे में जो है गीतांजलि का अधिकांश भाग, यानी बहुत ज्यादा भाग जो है यहां लिखा गया। देखो बच्चों, गीतांजलि ये पहला भारतीय पुरस्कार है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ तो खास होगा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार आप देखिए कितने मेहनत करना पड़ती है वो नोबेल पुरस्कार पाने के लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर ने उस साहित्य के रूप में, साहित्य में वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, यानी पहला भारतीय ऐसा व्यक्ति है जिसने साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अब ये खुशी का ठिकाना लेखक के लिए ये है, लेखक कहते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार कि साहित्यिक लेखन में मुझे नोबेल पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, और वो नोबेल पुरस्कार इसी कमरे में बैठकर लिखा गया था। यह आश्चर्य की बात उनके भी लिए है और सभी के लिए। आगे कहते हैं, मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या ये सच है? मेरा अवभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई। देखो, आज हम सेलिब्रिटी के लिए, जैसे अमिताभ बच्चन अगर हमारे सेलू शहर में आ गया तो हम क्या करते हैं कि कौन से लॉज में रुका, कहाँ क्या करे होंगे, कौन से मिरर में देखा होगा, कौन से आईने में देखा होगा, कैसा कैसा, मतलब हम एक इमेजिनेशन करते हैं, एक दृढ़ निश्चय ये सोचने की प्रयास करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया होगा। तो यहां तो नोबेल पुरस्कार, भारतीय पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि इस कमरे में लिखी गई है, और इस कमरे में लिखने के बाद लेखक ये सोचता है कि कितना बड़ा मुझे अहोभाग्य मिला है, यानी आई एम हैप्पीनेस, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे उस अवसर का लाभ लेना पड़ा कि गीतांजलि जिस कहानी को गुरुदेव ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, वो कहानी इस कमरे में लिखी गई, और उस कहानी का ये अवभाग्य है मेरा कि मैं उस लिखे हुए कमरे में मुझे ठहराया गया। देखो बच्चों,
साहित्यकार जो होते हैं ना, साहित्यकार समाज को अलग दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम बादल गिर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, यार बारिश हो रही है, लेकिन साहित्यकार उसको जब पिरोता है तो वो कहता है कि बादल से मोती बरस रहे हैं। यानी देखने का दृष्टिकोण अलग अलग। पेड़ उग गया, हम क्या कहेंगे, पेड़ बहुत बड़ा है, पेड़ के पत्ते हरे हैं, लेकिन साहित्यकार के दृष्टिकोण से वो अलग होता है। जब साहित्य की दृष्टि हमारे मन में आ जाए और साहित्य लिखना अगर हम शुरू हो जाए ना, तो संसार का हर चीज में हमें रस दिखाई देता है, संसार के हर चीज में हमें मजा आने लगता है। और साहित्य का यही एक बहुत खूबी है कि हमें संसार का हर दृष्टिकोण देखने का हमें अवसर मिलता है। तो इसलिए याद रखो बच्चों कि साहित्य जीवन को अपने अंग में लाओ, साहित्य लिखना शुरुआत कर दो। भले ही आप 6ठी कक्षा में हो, हमारी अभी कक्षा बहुत छोटी है, लेकिन साहित्य लिखने के लिए उम्र नहीं लगती। आपने बहुत जगह देखा होगा कि बाल साहित्यकार भी बहुत सारे हैं जो बाल साहित्य के रूप में नई नई कहानियां, नई नई कविताएं लिखते हैं और नई नई कविताएं प्रकाशित होती है और उनको सम्मान और मान और सम्मान मिलता है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि साहित्यकारों को सम्मान नहीं मिलता, उनको बोलना पड़ता है कि भाई मैंने ये कविता लिखी है, मुझे तालियों से मेरा सत्कार करो। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उस साहित्यकार को उसके किए की फल जरूर मिलता है। इसलिए मेरे बच्चों, साहित्य लिखना शुरुआत कर लो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा। अब मैं कहता हूं आपको कि आज हम सोचते हैं कि लिखित साहित्य कौन पढ़ता है, कागज पे लिखे हुआ साहित्य आज किसके पास समय है? आज सभी के पास जो है एक छोटा सा डब्बा आ गया है, ये मोबाइल। तो आप मुझे बताइए, इतने इतने ब्लॉग्स है, इतने इतने ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस पर साहित्य डालिए, पढ़ने वाला साहित्यकार कहीं पे से भी पढ़ लेगा। ये साहित्य आप अगर सोशल मीडिया पर अगर आप साहित्य डालोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि देखिए, समय एक सा कभी नहीं रहता। पहले क्या होता था, प्रिंट मीडिया थे जहां पर पेपर पढ़े हुआ ही लोग पढ़ने के इच्छुक होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, रेडियो आने के बाद लोगों ने पेपर को अवॉइड करना शुरू किया, क्यों? सुनने का माध्यम से उन्होंने देखा। बाद में समय बदला, लोगों ने पेपर पढ़ना छोड़ दिया, रेडियो के न्यूज सुनना छोड़ दिया। अब टेलीविजन आया कि हम टेलीविजन के न्यूज सुनने के लिए अपन समय निकालते हैं कि न्यूज में दुनिया में क्या गतिविधि चल रही है, हम देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन समय फिर से अगर बदल गया, फिर से अगर रिटर्न पे भर देना शुरू हो गया, लोगों का साहित्य अगर पढ़ने का रुझान अगर शुरू हो गया, तो देखिए ना, आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत बड़े बड़े लेख आते हैं और वो लेख पढ़े भी जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि समय बदलेगा, और समय जब बदलेगा, अगर आज ही से हमें साहित्य लिखने की आदत हो जाए तो संसार में हम नाम लौकिक कर सकते हैं, अपना भी नाम लौकिक कर सकते हैं, अपने स्कूल का भी नाम लौकिक कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा का भी नाम लौकिक कर सकते हैं। इसलिए साहित्य पे भर दो। इस कहानी से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि साहित्यकार के जीवन में साहित्य से बढ़कर और कुछ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये आधा पाठ हमने ले लिया, अब कहानी यहाँ पर हमारी समाप्त हो गई है। एक कविता है, जो आज हम कविता का क्या करेंगे, पठन करेंगे, और पठन करने के बाद इसका विश्लेषण भी थोड़ा सा देख लेंगे। अब ये जो कविता जिसको हम देखने वाले हैं, उसका नाम जो है नदी कंधे पर। इस कविता के लेखक है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें कुछ चीजें बताने की कोशिश की है कि एक कल्पना की दृष्टि से ये कविता बताई है उन्होंने। तो ये कविता हम जो है पढ़ने वाले हैं। नदी कंधे पर। अब देखो, कल्पना क्या होती है? कल्पना को कोई ठिकाना है क्या? कल्पना का कोई भी ठिकाना नहीं है। कल्पना जो होती है ना, तो हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना में कभी कभी ये होता है कि मैं सीएम बन गया हूं, कल्पना में कभी कभी होता है कि मैं पीएम बन गया हूं, कल्पना में कभी कभी होता है कि मैं चांद पर चला गया हूं, कल्पना में कभी कभी होता है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं। कल्पनाओं पर किसी का अधिकार है क्या? कोई सोच सकता है कि मैं कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं देश का पीएम बन जाऊं तो क्या होगा? कल्पना है, और कल्पनाओं पर किसी का रोक नहीं होती। तो इस कवि ने बच्चों की कल्पनाओं का आधारित, क्योंकि बच्चों को नदी में नहाना या फिर बहुत अच्छा लगता है,
तो लेखक ने इस नदी कंधे पर, यानी आप इससे आप ये शब्द से एक शब्द ले लीजिए, क्या क्या कह रहा है कि नदी कंधे पर, कंधा मीन्स हमारे शोल्डर, तो इस पर नदी उठा सकते हैं क्या? इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि नदी छोटी है क्या? नदी कोई भांडे में बैठने वाला वस्तु है क्या, या फिर कोई ग्लास में बैठने वाली नदी है क्या कि जिसे हम उठाकर अपने कंधे पर रख रहे हैं? लेकिन एक कल्पना के दृष्टि से उन्होंने इस कविता को लिखा है। पहले हम क्या करते हैं, कवि का परिचय ले लेते हैं और उसके बाद इस कविता को आरंभ करते हैं। प्रभुदयाल श्रीवास्तव का जन्म 4 अगस्त 1944 धारापुर दोमह मध्य प्रदेश में हुआ है। उनकी रचना है बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि। परिचय, आप विगल 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल विद्वानों को समर्पित किया गया है कि बाल जो मानसिकता होती है उसको किस प्रकार से उन्होंने बताने की कोशिश की है, इस कविता में हम देखते हैं। कविता आरंभ करते हैं। पहले हम इस सुर में पढ़ लूंगा, उसके बाद जो है हम इसका विश्लेषण लेंगे। अगर हमारे बस में होता, अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। देखिए कवि क्या कह रहा है बच्चों के लिए, अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल के हम मित्रों के साथ नहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, गाते इतराते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, नदी आ गई चलो नहाने। आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियां से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रख आते। लाए जहां से थे हम उसको, जाकर वहीं रखवाते। देखिए इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों की मानसिकता बताने की कोशिश की। देखिए ये इमेजिनेशन है, ये काल्पनिकता के भाव में लिखी हुई है। कल्पना का इसमें बहुत ज्यादा जो है उन्होंने रस डालने का प्रयास किया है। देखिए क्या कह रहा है, अगर हमारे बस में होता, देखिए मेरे कंट्रोल में, बस में मीन्स कंट्रोल में, अगर मेरे कंट्रोल में अगर ये चीजें होती तो मैं क्या करता। लेखक कहते हैं देखो, अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। नदी के पास अगर 20 किलो का पत्थर भी रखा हो तो हम उसको हिला नहीं सकते। लेखक क्या कह रहा है, अगर हमारे बस में होता तो नदी उठाकर घर ले आता। क्या उठाकर लाने की बात कर रहा है लेखक? नदी उठाकर लाने की बात कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात जो है यहां पर बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने, देखो कहीं नहीं, जंगल में नहीं, घर के पीछे नहीं, घर के सामने। क्या कह रहा है कि अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। उसको हम हर रोज बहाते, यानी इसका अर्थ यह होता है कि नदी अगर हमारे घर के पास है
तो हम उसको बहने के लिए कहेंगे। फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, देखो, कूद कूद कर उछल उछल कर। देखिए, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अकेले नहाते क्या? देखिए, लेखक की जो विचार शक्ति है वो इस प्रकार बताने का प्रयास किया गया है कि कूद कूद कर नहा। अब आप देखिए, नदी में जाने के बाद हम सौम्य पद से नहाते हैं क्या? सौम्य बहुत इसके वजह, ये नदी में जाने के बाद हम क्या करते हैं? शोर शराबा करते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं। तो यहां पर लेखक वही कह रहा है कि कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, अकेले नहीं। जब हम मस्ती करते हैं ना, तो अकेले में मस्ती नहीं होती है। जब हमारे दोस्त जुड़ते हैं तब मस्ती जो है आरंभ होती है। और आरंभ इसी प्रकार से होती है कि कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते। देखिए, तैरना भी है और पानी के अंदर भी जाना है। तो यहां कवि कहता है कि कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। देखिए, कवि क्या कह रहा है कि हम तैरते भी, डूबते भी और इतराते। देखो, हमने ऐसा किया, हमें घमंड आता है ना, तो यहां इतराना कहते हैं। इतराना कैसा? हम कि देखो, हम नदी में जो है डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं कि नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवा दे। अब देखिए, कवि क्या कह रहा है कि अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर हम घर ले आते और अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज नहाते, बहाते। नेक्स्ट वाक्य में क्या कहते हैं वो? अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। अकेले नहाते क्या? नहीं, सबको इन्विटेशन देते, हम सबको दावत देते, सबको बुलावा भेज देते कि अरे भाई आप नदी आ गई है, चलो नहाने के लिए सब आ जाओ। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियां से परिचय करवाते। जितने भी उपस्थित आसपास जो मंडली है, जिसे मंडली कहते हैं मराठी में, जितने भी यहां पर देखने के लिए आए हैं दर्शक, उनसे नदियां का परिचय कराते कि देखो ये नदी है, ये है, ये फलाना है, ये अमुक है। यानी बताने का तात्पर्य ये है कि नदियों से सबका परिचय करवाना है। जैसे हमारे घर पे अगर कोई गेस्ट आता है, नया है, तो हम क्या करते हैं कि इनसे परिचय करवाते हैं। तो यहां लेखक कह रहा है कि अगर हमारे बस में होता, झटपट नदी उठाकर घर ले आते और सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियां से परिचय करवाते। आगे देखिए क्या कहते हैं, अगर हमारे मन में आता, देखिए, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। देखिए क्या कह रहे हैं कि नदी जब घर के सामने लाए तो वो ज्यादा खोल नहीं होंगी, उथल रूप से होंगी। तो वो कह रहे हैं कि पानी कितना भी रहने दो, हम झटपट नदी पार कर जाएंगे। और फिर आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। देखिए, पहले दोस्तों को बुला दिया, आमंत्रित सबको कर दिया, भद्रजनों से नदियां का परिचय करवा दिया। अब कहते हैं कि झटपट नदी जब मैं पार कर जाऊंगा और नदी के उस किनारे पर चला जाऊंगा, तो वहां से मैं आवाज दूंगा मम्मी मम्मी, यानी मम्मी को मैं आमंत्रित कर, मम्मा को बुलाऊंगा, यानी मम्मी को मैं बुलाऊंगा कि देखो मम्मी, मैं नदी के इस पार आ गया। देखिए, बाल जो वृत्ति होती है ना, वो इस प्रकार की होती है। क्या कह रहे हैं कि खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर। अगली पंक्ति में देखिए क्या कह रहा है लेखक कि शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रखाते। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर कवि कह रहा है। कवि कहता है कि मेरे बच्चों, कि शाम ढलने के बाद हम सुबह उसको नदी को लेकर आएंगे और शाम होने के बाद उसको जहां से लाए थे वहां जैसे कि वैसा रख कर आ जाएंगे। इस कविता से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि कल्पना की दृष्टि से हम कुछ भी कर सकते हैं। कल्पना की दृष्टि, अगर कल्पना, जिसके अंदर कल्पना होती है ना, तो वही आविष्कार की जननी है। मान लीजिए अगर न्यूटन झाड़ के नीचे लेटा हुआ है, एक फल अगर नहीं गिरता, क्या उस जमाने में फल नहीं गिरे होंगे? क्या बहुत लोग झाड़ के नीचे नहीं सोए होंगे? क्या? लेकिन कल्पना की दृष्टि किसकी भागी?
गुरुत्वाकर्षण बल होता है या नहीं होता है, फोर्स जो बल हो, ये है फोर्स है, वो किस प्रकार से है, ये दृष्टिकोण कल्पना जिसके मन में आती है ना, तो वही नाम लौकिक करता है। अगर हमने विचार कर लिया कि यार मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, तो सोच जहां खत्म हो जाती है वहां मनुष्य खत्म हो जाता है। लेकिन जहां सोच शुरू होती है वहां से विज्ञान शुरू होता है, वहां से साइंस शुरू होता है, और नए नए खोज की जननी कल्पनाओं से ही आती है। मान लीजिए अगर रेल चलाने वाले ने, रेल जिसने बनाई है, वो अगर कल्पना नहीं करता कि यार कुछ ऐसा साहित्य हो कि जिससे हम आसानी से इधर से उधर चले जाए, या कुकर उन्हें जब रखा, पतीला जब उसने रखा था चूल्हे पर, और वो ढक्कन अगर नहीं उड़ता और वो कल्पना उसके मन में नहीं आती, तो क्या आज हम रेलगाड़ी में बैठ सकते थे क्या? राइट बंधु अगर ये विचार करते कि एरोप्लेन में बैठना नहीं है, एरोप्लेन किस प्रकार का होगा, या फिर हम आसमान में उड़ सकते क्या, ये विचार अगर उनके मन में आता, तो क्या हम वो आज हवाई जहाज का प्रयोग कर सकते थे? देखने वाली बात यह है मेरे बच्चों कि कल्पनाओं से ही नए नए खोज की निर्मित होती है, और कल्पना ही समाज को नए दृष्टिकोण देती है। इस कविता से हमें ये सीखने को मिलता है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि नदी कंधे पर पूरी कविता आपको लिखनी है। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले पाठ में अगले दिन जरूर लेंगे, ठीक है? अगर नहीं समझा होगा तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो, और रिकॉर्डेड सेक्शन है, इसलिए आप बाद में भी इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। थैंक यू।